हेलो दोस्तों ये पॉल मॉडर्न हिस्ट्री का 10वां वीडियो है। और इस वीडियो में मैंने काफ़ी सारे टॉपिक जो हैं कवर किए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक है राष्ट्रवादी विचारधारा के प्रसार में प्रेस की भूमिका। जो प्रेस है, प्रेस की क्या भूमिका रही है भारत में राष्ट्रवादी विचारधारा के प्रसार में। ठीक, तो प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत भारत में हुई थी। जनमानस के लिए क्या थी? एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी घटना थी जिसने राष्ट्रवादी विचारों के प्रसार और प्रेस क्या करती है, इन्फॉर्मेशन का सर्कुलेशन ऑफ द इन्फॉर्मेशन, ठीक है, सूचना का प्रसार करती है। वही इसने क्या किया, तो ब्रिटिश काल में जो ब्रिटिश नीतियाँ थीं उनका इन्होंने प्रसार किया ताकि लोगों में जागरूकता बढ़े कि आखिर कैसे ब्रिटिश हमारे शोषण कर रहे हैं। ठीक, और जब इन्होंने उन शोषण की, ब्रिटिश नीतियों के बारे में जानकारी दी, लोगों जागरूक हुए कि हमारा ऐसे शोषण हो रहा है। साथ ही साथ प्रेस क्या कर रही थी, जो आधुनिक विचार हैं, आधुनिक विचार कौन कौन से, जैसे मानवतावाद, तर्क बुद्धि, है ना, और जितनी वेस्टर्न फिलॉसफी है उनका भी ये प्रचार प्रसार कर रहे थे। साथ ही जो इंडिया में जो न्यूज़पेपर निकाल रहे थे, जैसे राजा राम मोहन रॉय, है ना, और तिलक जी, तो ये लोग भी अपने न्यूज़पेपर के माध्यम से क्या दो चीज़ें कर रहे थे। शोषण, एक मिनट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट शोषण कर रही थी उसके बारे में लोगों को जागरूक। दूसरा ये बताना कि आधुनिक जो विचार हैं उनसे, उनके विषय में जागरूक करना। ये दोनों चीज़ें मिलके ये यहाँ से शोषण से क्या हो रहा था, जन असंतोष लोगों में उत्पन्न हो रहा था। दूसरे जो आधुनिक विचार से, इनसे क्या हो रहा था, लोगों में जागरूकता बढ़ रही थी। जब ये दोनों मिले तब राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हुआ। ठीक है, तो प्रेस की भूमिका इस टाइप से रही थी। तो पहला अखबार देख लेते तो बंगाल गजट आया था पहला अखबार, जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने निकाला था। इसके बाद ये ब्रिटिश की जो नीतियाँ थी इसको आलोचना ही कर रहे थे। इसके बाद जो राजा राम मोहन रॉय वो, तो इन्होंने जो राजा राम मोहन राय ने प्रेस का जो प्रयोग किया था समाज में क्रांति लाने के लिए किया था। कौन से न्यूज़पेपर थे? संवाद कौमुदी हो गया, मरातुल अखबार हो गया। इसके माध्यम से समाज में क्रांति ला रहे थे राष्ट्रीय, ताकि प्रचार प्रसार में, साथ ही तो समाज की जो कुरीतियाँ हैं उस पर कुठाराघात भी प्रेस के माध्यम से कर रहे थे। इसके अलावा अमृत बाजार हो गया, द हिंदू हो गया, बंगाली हो गया, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर थी ब्रिटिशर्स के टाइम में। तो इनका राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान क्या है, वही पहला पॉइंट देख लें। पहला पॉइंट क्या होगा इनका, जो ब्रिटिश सरकार की शोषणकारी नीतियाँ हैं उसके बारे में लोगों को जागरूक कर रहे थे। ठीक है, दूसरा जो भारतीय राजनीतिज्ञ थे जो स्वतंत्रता आंदोलन चला रहे थे, उनके विचारों, उनके कार्यक्रमों इन सब का प्रचार प्रसार भी कर रहे थे, है ना, ताकि जनता इनके कार्यक्रमों से, इनके विचारों से प्रभावित हो, इनकी तरफ आकर्षित हो, है ना, और एक जन आंदोलन बने। तीसरा, राष्ट्रवादियों और कांग्रेस के विचारों का भी प्रसार हो रहा था। फिर जो समकालीन विश्व था, समकालीन विश्व में जो घटनाएं हो रही थी, पूरे विश्व में जो घटनाएं हो रही थी उसके बारे में बताते थे, जैसे रशियन क्रांति, ठीक है, और आयरलैंड होम रूल मूवमेंट। तो इनसे क्या हो रहा था, इसके बारे में बता रही थी, कैसे वहाँ लोग लड़े, कैसे उन्होंने क्रांतियाँ करी, कैसे शोषण से मुक्ति प्राप्त हुई, लोगों को मुक्ति प्राप्त हुई। तो इसके बारे में भी ये लोग बताते थे, न्यूज़पेपर वाले, है ना, प्रेस बताती थी। तो ये भी एक प्रकार से हमारे देश के लोगों में एक कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रही थी कि हम लोग भी क्रांति के माध्यम से या कोई भी आंदोलन के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। अपने गौरवशाली जो अतीत था, गंगा जामुनी जो संस्कृति थी, इसका प्रसार करना, ताकि एक नेशनल प्राइड जो हमारा डेवलप हो सके। सामाजिक सुधार, जो सामाजिक धार्मिक सुधार हैं उनके प्रति जागरूकता बढ़ाना, कमज़ोर वर्गों के प्रति संवेदनशीलता,
और भारत को एक राष्ट्र के रूप में बनाने की पूरी कोशिश इनकी चल रही थी। अब ये तो अखबारों की बात हो रही थी, अखबार ये सब कर रहे थे। अब इसमें अंग्रेज़ क्या चुप बैठ जाएंगे? बिल्कुल चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने क्या किया, बहुत सारे एक्ट लेके आए वो लोग, कई सारे एक्ट लेके आए। उन एक्टों के माध्यम से जो प्रेस की स्वतंत्रता है इसको बांधने की कोशिश की, प्रेस को बैन लगाया, जैसे वर्नाक्युलर एक्ट है ना, इसके माध्यम से। लेकिन कर नहीं पाए ज़्यादा कुछ, क्योंकि कितनों पे करते प्रतिबंध लगाते, कहीं ना कहीं तो मतलब कोई दूसरा न्यूज़पेपर खोल के बैठ जाता था। तो इस प्रकार से मुश्किलें आई, लेकिन फिर भी जो राष्ट्रीय आंदोलन के प्रसार में इनकी काफ़ी अच्छी भूमिका रही। ठीक, तो ये हो गया। अगला टॉपिक है गांधी जी के बिना राष्ट्रीय स्वतंत्रता कैसी होती है। तो ये एक डिबेट है, अगर गांधी जी नहीं आते इंडिया, या गांधी जी नहीं होते, तो भारत की स्वतंत्रता का स्वरूप कैसे होता, है ना, कैसे भारत स्वतंत्र होता। तो जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, तो स्वतंत्रता आंदोलन में कई सारी विचारधाराएं काम कर रही थी, है ना, जैसे कम्युनिस्ट भी थे, है ना, अतिवादी भी थे, ठीक है, उग्रवादी भी थे, कांग्रेस भी थी। उसी में एक विचारधारा थी गांधी जी जो लेके चल रहे थे, सत्य और अहिंसा पर आधारित इस विचारधारा को लेके चल रहे थे गांधी जी। तो अगर गांधी जी नहीं होते तो भारत की जो स्वतंत्रता वो कैसी होती, ये इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो गांधी जी से पहले के जो लोग थे, जो राजनीतिज्ञ थे, उनकी जो एक्सेस थी ना वो बहुत कम थी। खास करके मध्यम वर्ग है, ये यहीं तक ही पहुंच बना पाए थे, वो भी शहरी क्षेत्रों में। लेकिन गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने देश के सभी वर्गों को सभी वर्गों और गांव, शहर, देश विदेश के रहने वाले जितने भी लोग थे उनको जोड़ा, और लोगों को जोड़ के एक जनशक्ति का जो परिचय है गांधी जी ने दिया। अगर गांधी जी नहीं होते तो शायद इतने बड़े स्तर पर लोग किसी मूवमेंट में नहीं जुड़ पाते। दूसरा था, गांधी जी ने अपने जो सत्याग्रह आंदोलन है उसमें जो साधनों का प्रयोग किया, अहिंसक थे वो, है ना। तो अहिंसक साधनों के प्रति लोग ज़्यादा आकर्षित हुए। अगर गांधी जी नहीं होते तो शायद हो सकता हमारे स्वतंत्रता आंदोलन है वो हिंसक होता, और हिंसक होता तो उसका फ़र्क क्या पड़ता। पहली बात तो आप देखो, गांधी जी के पहले भी अहिंसक आंदोलन हुए, तो जितने भी अहिंसक आंदोलन हुए उसमें लोग कितने जुड़े। मैं उनको क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो मास लेवल पर लोगों को नहीं जोड़ पाए, क्योंकि हिंसा हर किसी को पसंद नहीं होती है। कुछ ही वर्ग होते, खास करके यूथ, वो जुड़ रहे थे। लेकिन गांधी जी ने अहिंसा को अपना हथियार बनाया, इसलिए मास लेवल पर इनके साथ लोग जुड़े। दूसरा कारण एक और ये था कि अगर अंग्रेज़ों के खिलाफ हिंसा का प्रयोग करते तो अंग्रेज़ इतने पावरफुल थे, इतने शक्तिशाली, वो 2 मिनट में दबा देते। उनको टाइम नहीं लगता हिंसक आंदोलन दबाने में, कोई भी, है ना, चाहे वो कैसे भी दबाते। लेकिन अहिंसक आंदोलन को दबाना अंग्रेज़ों के लिए थोड़ा मुश्किल था। तो अहिंसक आंदोलन को दबाना मुश्किल था अंग्रेज़ों के लिए, इसलिए गांधी जी ने अहिंसा का ही प्रयोग किया, और लोग भी इससे ज़्यादा जुड़े। जब लोग ज़्यादा जुड़े तो सरकार पर प्रेशर बना और हमारे देश को आज़ादी मिली। तो गांधी जी अगर नहीं होते तो शायद हमारी स्वतंत्रता लेट मिलती तो ज़रूर, लेकिन लेट मिलती, क्योंकि हिंसा का प्रयोग हो रहा होता। ठीक है, अगला है इसमें जो पॉइंट है कि गांधी जी ने अपने आंदोलनों को एक नैतिक आधार प्रदान किया, सत्य और अहिंसा के बारे में, है ना। सत्य अहिंसा के माध्यम से इन्होंने अपने आंदोलन को नैतिक आधार दिया। इनके सिद्धांत, इस नैतिक आधार के प्रति विश्व का ध्यान आकर्षित हुआ कि सत्य के साथ और अहिंसा के साथ भी आंदोलन किया जा सकता किसी बड़ी से बड़ी शक्ति के खिलाफ। तो इससे विश्व के अनेक देशों के लोगों की सहानुभूति भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन थी उससे जुड़ी। अगर गांधी जी नहीं होते तो शायद जो हमें विश्व स्तर पर सहानुभूति प्राप्त शायद नहीं हो पाती, है ना। अगला पॉइंट है, गांधी जी ने संघर्ष के साथ साथ जागरूकता और संरचनात्मक कार्यक्रम भी चलाए। संघर्ष तो किया ही किया, है ना। दूसरे, जागरूकता किसके विषय में, जैसे अस्पृश्यता निवारण, समाज की कुरीतियाँ, है ना,
हमारा गौरवशाली इतिहास, मिली-जुली संस्कृति, इनके बारे में लोगों को जागरूक किया ताकि हम उस पर गर्व कर सकें, ठीक। और साथ में संघर्ष भी चल रहा था। अगर गांधी जी नहीं होते तो शायद जागरूकता, ये रचनात्मक कार्य थे, ये शायद नहीं चल रहे होते हमारे देश में, है ना। और जब ये नहीं चल रहे होते, सिर्फ संघर्ष कर रहे होते, जन जागरण होता ही नहीं। एक जो नेशन की जो कॉन्सेप्ट है राष्ट्र का, वो शायद डेवलप नहीं हो पाता। अगला पॉइंट है लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति प्रतिबद्धता। गांधी जी जो है लोकतांत्रिक अधिकार थे, उनके प्रति काफ़ी प्रतिबद्ध थे। अगर गांधी जी नहीं होते तो शायद हमारे देश में लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं, अधिकार हैं, उनके बिना ही हमें जो स्वतंत्रता प्राप्त होती। साथ ही देश की विविधता कैसे, जैसे धर्म हो, भाषा हो, अल्पसंख्यक हो, सभी को साथ लेकर ये चले थे। अगर गांधी जी नहीं होते तो ये देश की जो विविधता है ना, हमारी विविधता में बदल जाती, क्योंकि साथ आ ही नहीं पाते सब, ठीक। तो गांधी जी का बहुत बड़ा रोल था इन सभी को साथ में अपने लेके चलने का। आगे गांधी जी के शामिल होने से धर्मनिरपेक्षवाद, लोकतांत्रिक मूल्य, है ना, ये सारे जो कॉन्सेप्ट हमारे लोग उसके प्रति आकर्षित हुए, इनमें आस्था व्यक्त की। तभी तो हमारा देश आज़ादी के बाद लोकतांत्रिक गणराज्य बना। अगर गांधी जी नहीं होते तो शायद किसी एक धर्म आधारित राज्य की स्थापना होती, या एक कुछ लोगों के वर्ग बैठ जाता शासन चलाने के लिए। लोकतंत्र लोगों को समझ में ही नहीं आता, ठीक है। अगला पॉइंट है नैतिक मूल्य। गांधी जी ने अपने आंदोलन में बहुत सारे नैतिक मूल्यों का प्रदर्शन किया, जैसे सत्य, अहिंसा, सर्वोदय, है ना, साधन साध्य की पवित्रता। तो ये सारे आंदोलन क्या थे, हमारे आंदोलन को, जो स्वतंत्रता आंदोलन है, उसको मूल्यवान बनाया, मूल्य युक्त, है ना, नैतिक आधार दिया आंदोलन को। अगर ये नहीं होते, गांधी जी नहीं होते, तो हमारी जो स्वतंत्रता होती, एक मूल्यविहीन स्वतंत्रता होती। शायद क्रांति के आधार पर जैसी जो खूनी क्रांति हुई थी विश्व के अनेक देशों में, वैसी इंडिया में होती। तो अब सोचो, खूनी क्रांति के माध्यम से कोई सरकार बनती तो वो सरकार कैसी होती, हमारा देश तानाशाही में बदल चुका होता। तो गांधी जी अगर नहीं होते तो हमारे देश की शासन व्यवस्था एक तानाशाही शासन व्यवस्था होती, एक मूल्यहीन स्वतंत्रता होती। लेकिन गांधी जी के आने से हमने एक लोकतांत्रिक देश का निर्माण किया। तो गांधी जी का ये योगदान था, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं सरदार पटेल। जो पटेल जी थे, उनकी स्वतंत्रता आंदोलन और स्वतंत्रता के पश्चात भूमिका। अच्छा, ये जो टॉपिक हैं बिल्कुल मतलब कोई एक्सक्लूसिव ऐसे सिस्टमेटिक टॉपिक नहीं, बल्कि ये जो अलग अलग टेस्ट सीरीज़ है ना, उनसे जो क्वेश्चन आंसर पूछे गए उन्हीं से ये मैंने नोट्स बनाए हैं, ठीक। तो क्वेश्चन आंसर की फॉर्मेट में ही इसको बनाया है, ठीक है। तो इसलिए कोई सीक्वेंस नहीं मिलेगा, कहीं से भी कोई टॉपिक आ जाएगा। लेकिन चूँकि मॉडर्न हिस्ट्री चल रही, तो मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में ही टॉपिक होंगे। अगला टॉपिक है ये सरदार पटेल जी की स्वतंत्रता आंदोलन तथा स्वतंत्रता के पश्चात भूमिका, उनकी क्या भूमिका रही थी। तो दो पार्ट में डिवाइड करेंगे इसको। स्वतंत्रता आंदोलन के समय इनकी क्या थी भूमिका, स्वतंत्रता आंदोलन के समय इनकी क्या भूमिका है। दूसरा पार्ट इसका है स्वतंत्रता के पश्चात। तो स्वतंत्रता के पश्चात तो एक ही सबसे बड़ी भूमिका थी इनकी, भारत का एकीकरण। यही सबसे बड़ी भूमिका थी जो शायद ही कोई नेता निभा पाता। तो ये भारत का एकीकरण, लेकिन स्वतंत्रता से पहले इन्होंने काफ़ी रोल प्ले किया था भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में। जैसे अगर बात करें तो 1917 में गांधी जी के संपर्क में आए, और जैसे जब ये गांधी के संपर्क में आए तो इनके जीवन में काफ़ी मौलिक बदलाव आए, और इन्होंने भारतीय चूँकि गांधी जी ने इनको प्रेरित किया था, तो ये स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े और इन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे किसान आंदोलन, पहला देख लेंगे किसान आंदोलन। तो इनके नेतृत्व, इनकी लीडरशिप में दो महत्वपूर्ण किसान आंदोलन हुए, खेड़ा सत्याग्रह और दूसरा बारदोली। दोनों को इन्होंने लीड किया और दोनों ही आंदोलन सफल रहे। बारदोली सत्याग्रह ने तो इनको जो पैन नेशनल, राष्ट्रीय नेता के रूप में इनको एक पहचान दी, है ना, सरदार की उपाधि भी इनको वहीं से मिली थी। दूसरा, पहला किसान आंदोलन हो गया इनकी भूमिका, दूसरा है राष्ट्रीय आंदोलन।
तो राष्ट्रीय आंदोलन, जितने बड़े बड़े जो आंदोलन होते, चाहे असहयोग हुआ था, है ना, चाहे नमक सत्याग्रह या क्विट इंडिया मूवमेंट, तीनों ही आंदोलनों में इनकी काफ़ी बड़ी भूमिका रही। इसमें इन्होंने कांग्रेस की सदस्यता उसका विस्तार किया, कांग्रेस के लिए धन पैसे चंदा इकट्ठा किया, नमक सत्याग्रह में भी आंदोलन किया, है ना, जेल भी गए। क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने जो ग्वालियर टैंक मैदान है बॉम्बे में, उसमें 1 लाख लोगों की भीड़ को के सामने ऐतिहासिक भाषण दिया। तो इसमें भी इनकी काफ़ी भूमिका रही। तीसरा पॉइंट जो हम देखेंगे इनकी अध्यक्षता के रूप में, तो कराची अधिवेशन जब हुआ था 1931 में, कराची अधिवेशन, उसको इन्होंने अध्यक्षता की थी उसकी, और इनकी लीडरशिप में फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकार से जुड़े एक प्रस्ताव को पारित किया गया। दूसरा जो स्वदेशी है ना, स्वशासन, सॉरी एक मिनट, स्वदेशी है स्वराज के वास्तविक अर्थ को क्लियर किया गया, स्वराज से रिलेटेड जो प्रस्ताव था उसको पारित किया गया। ठीक है। चौथा इसमें हम देखते हैं कि अंतरिम सरकार, इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी, तो एक गृह मंत्री ये बने थे, और साथ ही एक समिति बनी थी, शायद मुझे नाम याद नहीं आ रहा इसलिए मैंने लिखा भी नहीं है, शायद मूल अधिकारों से रिलेटेड कोई समिति थी, तो उसके ये इनकी लीडरशिप में ही बनी थी। तो ये स्वतंत्रता से पहले इनका योगदान हो गया। तो कौन कौन से इसमें पॉइंट हो गए? पहला पॉइंट हो गया इसमें, पहला इसमें हो गया किसान आंदोलन में इनकी भूमिका। दूसरा जो राष्ट्रीय आंदोलन थे उसमें क्या भूमिका है। तीसरा अध्यक्ष जब ये बने तब इन्होंने क्या रोल प्ले किया। फिर अंतरिम सरकार या इंटरिम गवर्नमेंट में इनका क्या योगदान था। ठीक। अब स्वतंत्रता के पश्चात तो सबको पता ही है, सबसे बड़ी भूमिका और सबसे महत्वपूर्ण रियासतों का एकीकरण इन्होंने किया। रियासत जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उस टाइम 550 से अधिक रियासत थीं। इनके सामने नेहरू जी ने चैलेंज दिया कि इनका एकीकरण करना है। ठीक है, 550 रियासतें। तो इनकी जो पटेल जी कूटनीतिक दक्षता और दूरदर्शिता के कारण ही उसका हो पाया। अब उसके लिए इन्होंने क्या पॉलिसी अपनाई, तो बेसिकली जो मोटा मोटी नीति थी नहीं, कैरेट एंड स्टिक की भूमिका नीति इन्होंने अपनाई। इसके तहत 3 नीतियाँ, अनुनय की नीति, दूसरी प्रलोभन, तीसरी भय या दबाव की नीति। अनुनय की नीति मतलब उनको, अनुनय का मतलब मनाना है ना, अनुनय का मतलब मनाना। इसने देशी रियासतों को आग्रह किया कि आप लोग देश में हमारी जो यूनियन ऑफ इंडिया इसमें शामिल होइए। ठीक। और उनके साथ जो उनको ये भी आश्वासन दिया कि उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार होगा, है ना। तो इस कारण बीकानेर, बड़ौदा जैसी रियासतें भारतीय यूनियन में शामिल हुई। दूसरा प्रलोभन देकर, जो शामिल नहीं हो रही थी उनको प्रलोभन भी दिया गया, जैसे प्रीवी पर्स की उनको प्रलोभन दिया गया। कुछ संवैधानिक छूट की भी बात की गई उनको, है ना। साथ ही जो व्यक्तिगत जो पर्सनल प्रॉपर्टी है उसको रोकने की भी बात की गई। तो इस वाले प्रलोभन से जो बची थी रियासतें, एक्सेप्ट 3 को छोड़कर सारी रियासतें इसमें शामिल हुई। अब 15 अगस्त 1947 तक लगभग सभी का विलय हो गया, सिर्फ 3 रियासतें रह गई थी। कौन कौन सी सभी जानते हैं? हैदराबाद, दूसरी जूनागढ़ और तीसरी JNK। तो हैदराबाद का विलय कैसे किया गया? पुलिस कार्रवाई से। जूनागढ़ में जनमत संग्रह कराया और JNK का विलय पत्र के द्वारा साइन किया गया। तो इस प्रकार इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय एकीकरण में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी के कारण इनको लौह पुरुष की संज्ञा दी जाती है। अगला टॉपिक है वुड डिस्पैच को लेके। तो जो वुड डिस्पैच था सभी जानते हैं, शिक्षा से संबंधित था। भारत में शिक्षा के विकास के लिए, शिक्षा के सुधार के लिए।
तो वुड डिस्पैच ने कैसे क्रांतिकारी परिवर्तन किया भारतीय शिक्षा प्रणाली में, उसके बारे में देख लेते हैं। तो वुड डिस्पैच था, किसके समय में आया था? डलहौजी के समय में आया था। किसकी अध्यक्षता थी इसकी? अध्यक्षता चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में एक कमीशन का भारत में शिक्षा के सुधार के लिए एक समिति का गठन किया गया है। तो इसे ही वुड डिस्पैच बोला जाता है। अब इसने क्या क्या रिकमेंडेशन दी वो देख लेते हैं। पहला, इन्होंने जो पाश्चात्य शिक्षा, आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा, इस पर बल दिया। दूसरा, इन्होंने ये माना कि जनता को शिक्षित करने का अधिकार जो है सरकार का है, और उन्हें शिक्षित करने का जो भी वहन होगा, जो भी खर्चा होगा, वो सरकार वहन करेगी। तीसरा, इन्होंने पूरी शिक्षा प्रणाली को 3 पार्ट में डिवाइड किया। जो प्राथमिक स्तर पर प्राथमिक शिक्षा दी जानी थी, स्थानीय स्तर पर दी जानी थी, ये इन्होंने बात कही देसी भाषा में। दूसरी, इन्होंने बात करी जो माध्यमिक शिक्षा है ना, माध्यमिक शिक्षा, तो ये जिला स्तर पर इसके स्कूल खोले गए, ये देसी भाषा के साथ साथ अंग्रेजी भाषा है ना। और तीसरा, यूनिवर्सिटी जो खोली गई, विश्वविद्यालय, यानी उच्च शिक्षा के लिए यूनिवर्सिटी खोलने की इन्होंने बात करी। तो वो 3 प्रेसिडेंसियों में खोलने की बात करी, बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास में, है ना। और ये जो तीनों यूनिवर्सिटी थी, किसके? लंदन विश्वविद्यालय जो है उसकी तर्ज पर ये बनाई गई थी, है ना। और इसमें शिक्षा का माध्यम जो रखा, इन्होंने क्या रखा? अंग्रेजी। ठीक। अगला जो पॉइंट है, जो वुमेन एजुकेशन है, वुमेन शिक्षा है, इस पर इन्होंने बल दिया। 5वां, टेक्निकल तकनीकी और प्राविधिक शिक्षा, इस पर भी इन्होंने बात करी। रुड़की जो आईआईटी रुड़की है, आईआईटी रुड़की, वो इन्हीं के समय में स्थापना की गई थी। ठीक। अगला इन्होंने बताया, जो इसमें रिकमेंडेशन दी थी, जो सरकारी शिक्षण संस्थान है उसमें जो शिक्षा होगी धर्मनिरपेक्ष होगी। धर्मनिरपेक्ष शिक्षा की इन्होंने बात करी। 7वां पॉइंट, जो निजी शिक्षण संस्थान है उनको सरकार अनुदान देगी। तो इतने सारे इन्होंने रिकमेंडेशन दी अपनी इस रिपोर्ट में, वुड डिस्पैच में, और फिर इनको धीरे धीरे इम्प्लीमेंट भी किया गया। तो क्रांतिकारी भारत में इसलिए साबित हुई क्योंकि इस शिक्षा पद्धति के माध्यम से भारत में क्या हुआ, एक नवीन शिक्षित वर्ग का उदय हुआ, जिसने भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार के साथ साथ स्वतंत्रता आंदोलन का भी नेतृत्व किया। शिक्षा के क्षेत्र में इस क्रांतिकारी बदलाव के कारण इसे क्या कहा जाता है? भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी इसको बोल दिया जाता है। ठीक। तो ये हो गया वुड डिस्पैच। अगला टॉपिक है औपनिवेशिक काल में जो औपनिवेशिक भारत था, उसमें जो अकाल पड़ रहे थे, फेमिनाइन आ रहे थे, उनकी बारंबारता, उसके बारे में कि अकाल भारत में उनकी जो बारंबारता है वो क्यों बढ़ गई। तो अकाल क्या होता है, अकाल के बारे में जान लेते हैं, डेफिनेशन इसकी देख लेते हैं। किसी क्षेत्र या देश की आबादी के एक बड़े हिस्से में गंभीर और लंबे समय तक भोजन की अनुपलब्धता, लंबे समय तक भोजन की अनुपलब्धता, ठीक है, इसको अकाल बोला जाता है किसी देश या देश के किसी हिस्से में। ठीक है। इसके परिणाम क्या होते हैं? कुपोषण और हाई डेथ रेट, इसके परिणाम। कारण क्या था फेमिनाइन की अगर बात करें, अकाल के कारण, तो कोई भी अकाल आता है उसके 2 कारण होते हैं। एक तो प्राकृतिक कारण होता है, दूसरा मानवीय। प्राकृतिक कारण में जैसे सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई, है ना, फसल किसी वजह से बर्बाद हो गई, तो यही थे। लेकिन उपनिवेशिक भारत में मानवीय कारण बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि ब्रिटिश सरकार की जो पॉलिसी थी, ब्रिटिश सरकार की जो नीतियाँ थी, इन्होंने भारत में कृषि और जो भी कृषि से संबंधित अर्थव्यवस्था थी, है ना, उसको काफ़ी प्रभावित किया। जैसे भू राजस्व नीतियाँ आई, उसमें राजस्व की दर काफ़ी ज़्यादा होती थी। ज़्यादा राजस्व की दर होगी तो किसानों के पास निवेश करने के लिए या जीवन यापन के लिए कोई पैसे नहीं बचेंगे, है ना। साथ ही जो कृषि में जो इन्वेस्टमेंट होता है ना, कृषि
कृषि निवेश, उसके लिए भी इनके पास पैसा नहीं बचता था। तो कृषि में निवेश के लिए पैसा नहीं बचा तो भूमि की जो उर्वरता वो खराब हो गई। साथ ही साथ इनके पास कोई पैसा नहीं बचा, जीवन यापन ये कैसे करें। तीसरा चीज़ थी अंग्रेज़ों की जो भू राजस्व नीतियाँ थीं, इसमें कृषि का वाणिज्यीकरण किया गया था। वाणिज्यीकरण का मतलब नकदी फसलें उगाई गई थी, जैसे हो गया नील हो गया, है ना, जूट हो गया। तो इससे क्या हो रहा था, इससे वाणिज्यिक फसलों से खाद्यान्न फसलों की कमी हो गई, इसलिए इनकी खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ गई। और जैसे इनकी क्रॉप खराब होती थी तो सीधे ये अकाल की समस्या उत्पन्न हो जाती थी। दूसरा कारण है विऔद्योगिकरण, है ना, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। कैसे हुआ, जो इनकी मुक्त व्यापार नीति थी, अब जो लोग कृषि कर रहे थे साथ ही साथ वो हस्तशिल्प का भी थोड़ा बहुत काम करते रहते थे गांव में। तो गांव की जो ग्रामीण क्षेत्र में जो इकॉनमी थी, इंटीग्रेटेड इकॉनमी थी, कृषि और उससे संबंधित उद्योग से जुड़ी हुई। तो विऔद्योगिकरण से क्या हुआ, मुक्त व्यापार नीति ये लेके आए थे। यहाँ का कच्चा माल ब्रिटेन जा रहा था, इंडिया से कच्चा माल ब्रिटेन जा रहा था, वहाँ से मशीनों से तैयार माल भारत में आ रहा था, है ना, तैयार माल। तो इससे हो क्या रहा था, इनका माल चूँकि मशीनों से तैयार काफ़ी सस्ता था, तो भारतीय जो उत्पाद थे, है ना, जो लघु कुटीर उद्योगों से बने हुए उत्पाद थे, वो उनके सामने महंगे पड़ने लगे। इससे धीरे धीरे क्या हुआ, कुटीर उद्योग भी ख़त्म हो गए, लघु उद्योग भी ख़त्म हो गए। ठीक है, तो भू राजस्व नीतियाँ और विऔद्योगिकरण के कारण भारत में अकाल पड़ा। इसका परिणाम हमें क्या देखा, 1960 के बाद लगभग 26 अकाल भारत में आए, जिसमें करीबन 90 लाख लोग मारे गए। ये सरकारी डाटा है, जबकि एक्चुअल में तो इससे ज़्यादा मारे गए होंगे। तो इन नीतियों के कारण जो आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी वो खराब हुई। हालांकि इससे रिलेटेड कई सारे आयोग बनाए गए, चाहे स्ट्रेची आयोग हो गया, मैकडोनल्ड आयोग हो गया, है ना, लेकिन इनकी जो 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 रिकमेंडेशन थी वो सिर्फ खाना पूर्ति भर की थी, कोई उससे कोई ज़्यादा प्रभाव पड़ा नहीं। इसलिए भारत में, औपनिवेशिक भारत में अकालों की बारंबारता देखने को मिलती है। नेक्स्ट टॉपिक है जो नरमपंथी हैं, नरमपंथी राष्ट्रवादी लोग थे। इनके कार्यों या कार्यवाही का मूल्यांकन, है ना। तो वो था क्या, जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय कांग्रेस में दो धड़ थे, है ना, दो इसके पक्ष थे। एक तो नरमपंथी और दूसरा गर्मपंथी। गर्मपंथी क्या थे, ये अतिवादी तरीकों के माध्यम से राष्ट्रीय आंदोलन को चलाना चाह रहे थे, है ना। अतिवादी जो भी अतिवादी तरीके जैसे हिंसा, इनके माध्यम से राष्ट्रीय आंदोलन को चलाना चाहते थे। इनके अनुसार आंदोलन की उदारवादी नीतियाँ ब्रिटिश सरकार पर कोई प्रभाव, इनका मानना था कि जो नरमपंथियों की उदारवादी नीतियाँ ना, इससे ब्रिटिश सरकार पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, इसलिए इन्होंने जो नरमपंथियों की जो नीति है उसको राजनीतिक भिक्षावृत्ति की इन्होंने संज्ञा दी, उसको नाम दिया। ठीक है, अब नरमपंथी आते हैं। नरमपंथी क्या था, ये उदारवादी। अच्छा, गर्मपंथी में प्रमुख राजनीतिक कौन कौन से थे, लाल बाल पाल, अरविंदो घोष इत्यादि ये थे। ठीक है, नरमपंथी की बात करें, उदारवादी तरीक़ों से राष्ट्रीय आंदोलन का उदारवादी तरीक़ों से राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व करते, खास करके जो गांधीवादी शैली थी उसी में। ठीक है, तो गांधी जी के सत्याग्रह से प्रेरित थे ये लोग। प्रमुख राजनीतिक थे जवाहरलाल नेहरू जी, पटेल जी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी, ये लोग थे इसमें शामिल। तो इनकी कार्यवाही का मूल्यांकन हम देखें तो इनकी बेसिकली जो मोटा मोटी 3 प्रकार की रणनीतियाँ थीं। एक तो जनजागरण, है ना, फिर ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है इसकी नीतियों को उजागर करना, तीसरा जनशक्ति के माध्यम से अपनी बातें सरकार से, अपनी मांगों को मनवाना। तो जनजागरण में क्या करते थे, वही जनजागरण में जो ब्रिटिश नीतियाँ हैं इसके बारे में बताते थे लोगों को कैसे तुम्हारा शोषण हो रहा है ना, कैसे ब्रिटिश लोग जो है ना धन का बहिर्गमन, ड्रेन ऑफ वेल्थ कैसे कर रहे हैं, कैसे उनकी कृषि नीतियाँ कैसे यहाँ पर हमारे भारत का शोषण कर रही हैं, है ना। इसके बारे में लोगों को जागरूक करना, साथ ही साथ लोगों को राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में, राष्ट्रीय जो आंदोलन है इसके बारे में जागरूक करना, है ना। जो
साथ ही जो आधुनिक विचार हैं उनके बारे में भी लोगों को बताना। तो ये इस माध्यम से जन जागरण कर रहे थे। और जन जागरण से एक फ़ायदा कि ये यही जन जो आम जन थे, आम जन से मिलकर जनशक्ति का निर्माण हो रहा था। ठीक, तो ये इनकी मुख्य, और इन सब में सारे प्रोसेस में ये अहिंसा है ना, पैसिव रेसिस्टेंट, निष्क्रिय प्रतिरोध, जैसे है ना जनसभाओं के माध्यम से ज्ञापन देना सरकार को, है ना, विरोध प्रदर्शन करना, ये सारी चीज़ें इनके इसमें शामिल थी। ठीक है, ब्रिटिश सरकार की वास्तविकता को उजागर करना, जैसे धन के बहिर्गमन का सिद्धांत, वाइट मैन बर्डन थ्योरी, फूट डालो राज करो नीति, 1900 जो भी सुधार आए थे वो किस तरह से कोई उनका फ़ायदा नहीं था, है ना। तो इन सब चीज़ों के बारे में लोगों को बताना, जनशक्ति के माध्यम से अपनी मांगों को मनवाना। तो विभिन्न आंदोलन जब यहाँ से जन जागरण हुआ, तो जन जागरण के माध्यम से बड़े स्तर पर आंदोलन खड़ा किया गया और अपनी जो मांगे हैं ये लोग इस तरह अपनी मांगे मनवाते थे। तो ये नरमपंथियों की नीतियाँ होती थी, जिसकी गर्मपंथी काफ़ी आलोचना करते थे, है ना। तो देखा जाए तो कहकर मतलब इनकी जो नरमपंथियों की नीतियाँ होती, इनकी राजनीतिक भिक्षावृत्ति या अनुनय विनय की नीति कहकर आलोचना तो की जाती थी, लेकिन भारतीय जनता को अपने साथ जोड़कर जन आंदोलन को नेतृत्व दिया और भारतीय संता में अहम भूमिका निभाई। लेकिन आलोचना भले से करते हो, लेकिन जो बड़े स्तर पर आम जन को अगर किसी ने जोड़ा तो इन उदारवादियों ने ही जोड़ा अपने साथ, है ना। और भारतीय स्वतंत्रता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गर्मपंथियों की भी थी, लेकिन इनकी भी काफ़ी महत्वपूर्ण, नरमपंथियों की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण थी, है ना। आज भी देखा जाए, जैसे हम लोग आज मैं देखता हूँ आजकल गांधी जी को बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं लोग, है ना, कि अहिंसा से क्या मिलता है, अहिंसा से ये होता है वो होता है, उनको बहुत सारा क्रिटिसिज्म होता है। ठीक है, क्रिटिसिज्म अपनी जगह है, लेकिन आज भी हम देखो कि हम कोई भी आंदोलन हमारे देश में होता है, चाहे वो अभी हाल ही का कृषक आंदोलन हो गया, है ना, या जो भी कोई आंदोलन हो रहा है, चाहे वो एसएससी वालों का आंदोलन था, तो सारे आंदोलन कहीं ना कहीं देखो अहिंसक ही हैं। हिंसा का तो सहारा कोई नहीं ले नहीं रहे। जैसे ही हिंसा का सहारा लेंगे तो सरकार, जानते हैं सरकार कैसे दबाएगी। तो अहिंसक आंदोलनों की जो जो नींव है कहाँ से रखी गई है, भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से, खास करके गांधी जी। तो गांधी जी की रेलिवेंसी कभी ख़त्म नहीं हुई, इसलिए ख़त्म नहीं हुई क्योंकि जो उन्होंने अहिंसा का पाठ पढ़ाया, है ना, अहिंसा की शक्ति से लोगों को परिचय करवाया, वो कभी इरेलीवेंट हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो ये टॉपिक हो गया। अगला जो टॉपिक है, सूरत विभाजन, सूरत सेपरेशन कैसे हुआ, तो क्या कारण थे, ये शॉर्ट नोट्स बन सकता है इस पर। ठीक है, तो 1907 में उदारवादी और नरमपंथियों में आपसी मतभेद को लेकर, वही लड़ाई करने के, जो संघर्ष करने के तरीके, उनको लेकर इनमें काफ़ी प्रथम विभाजन हो गया। इसके कारण क्या थे, कारण तो एक ये थे, स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन के प्रसार को लेकर। स्वदेशी मूवमेंट जो चला था बंगाल विभाजन के टाइम, तो उसमें स्वदेशी मूवमेंट और बहिष्कार जो आंदोलन था, इसके प्रसार को लेकर गर्मपंथी बोल रहे थे इसे पूरे भारत में प्रसारित किया जाए, पूरे भारत में। जबकि नरमपंथी क्या बोले थे, नहीं, इसे केवल बंगाल तक ही सीमित रखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा को लेकर, वही राष्ट्रीय शिक्षा में नरमपंथी क्या बोल रहे थे, और कह रहे थे इसे जो प्रस्ताव है राष्ट्रीय शिक्षा का, इसको अभी वापस ले लो, बाद में देखते हैं। जबकि गर्मपंथी कहते थे नहीं, सूरत अधिवेशन में इसको पास करवाना चाह रहे थे। तीसरा कारण अध्यक्ष पद को लेकर, उदारवादी जो थे रास बिहारी बोस, इनको अध्यक्ष बनाना चाहते, जबकि गर्मपंथी लोग तिलक को या लाला जी को बनाना चाहते। इन्हीं को लेके जो कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ, जिसे हम सूरत विभाजन या सूरत सेपरेशन के नाम से जानते हैं। इसके बाद क्या हुआ, इसके मतलब ये सेपरेशन तो हो गया, लेकिन इसके बाद जो एक प्रकार से भारत में राजनीतिक शून्यता की स्थिति उत्पन्न हुई, क्योंकि मतभेद काफ़ी बढ़ गए थे, है ना। और इसी राजनीतिक शून्यता को भरने के लिए क्या हुआ, होम रूल जो आंदोलन है उसकी शुरुआत की गई। 1916 का समझौता, लखनऊ समझौता हुआ, तब जाकर ये दोनों गर्मपंथी और नरमपंथी दोबारा से एक साथ आए। अगला टॉपिक है कि अंग्रेजी शासन के दौरान भारतीय समाचार पत्रों के विकास। जो अंग्रेजी शासन के दौरान भारतीय समाचार पत्र हैं, वो कैसे विकास हुआ, कैसे विकास क्रम था उनका। ठीक है, तो पहले भी एक टॉपिक पढ़ा था,
उससे थोड़ा सा अलग है, ज़्यादा अलग नहीं है। 18वीं सदी में जेम्स हिक्की द्वारा पहली बार द बंगाल गजट के साथ ही प्रारंभ हुआ भारत में समाचार पत्रों का सिलसिला। यह भारतीय जनमानस के लिए क्रांतिकारी घटना थी। इसके पश्चात भारतीय समाचार पत्रों को न सिर्फ ब्रिटिश शोषण की नीतियों को उजागर किया गया, बल्कि सामाजिक धार्मिक सुधार के माध्यम से राजनीतिक चेतना का भी विकास इन्होंने किया। तो भारतीय समाचार पत्रों का विकास अगर देखा जाए तो उनको 2 चरणों में हम देख सकते हैं। पहला 19वीं सदी में भारतीय पत्रकारिता, फिर 20वीं सदी का। 19वीं सदी में क्या था? 19वीं सदी में बेसिकली उस टाइम जो पढ़ा लिखा वर्ग था, उनका मुख्य उद्देश्य था धार्मिक सामाजिक सुधार। तो इनके जो अखबार होते थे उसी से ही रिलेटेड होते थे, है ना। पाश्चात्य जो प्रगतिशील विचार है इनके और तार्किक चिंतन हो गया, इस पर ही काफ़ी बल देते थे। इनका उद्देश्य जो था राष्ट्रीय चेतना का विकास करना है। इसमें राजा राम मोहन रॉय, है ना, इनको भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत भी बोला जाता है। मरातुल अखबार हो गया, संवाद कौमुदी हो गया, नील दर्पण हो गया दीनबंधु मित्र जी का, सोमनाथ प्रकाश हो गया, ये सब क्या थे? एक प्रकार से हमारी जो राष्ट्रीय चेतना है, राष्ट्रीय चेतना के विकास में इसका काफ़ी योगदान हुआ। इस चरण में उस पर बल दिया गया। और 19वीं सदी के अंत में उग्रवादी पत्रकारिता का जन्म होना शुरू हो गया था। ठीक है, उग्रवादी पत्रकारिता में जैसे बंगाली सुरेंद्र नाथ बैनर्जी का, है ना, द हिंदू, वी राघवाचारी, सॉरी एक मिनट थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो 19वीं सदी के अंत में आते आते उदारवादी और उग्रवादी ये दोनों प्रकार की पत्रिकाओं का चलन होना, समाचार पत्रों का चलन होना शुरू हो गया था। उदारवादी पत्रकारिता में देख लें, बंगाली न्यूज़पेपर था ये सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, द हिंदू, वीर राघवाचारी। तो इन्होंने उदारवादी सिद्धांतों के समानता, स्वतंत्रता, निष्क्रिय प्रतिरोध इत्यादि के माध्यम से प्रचार प्रसार इन्होंने करना शुरू किया। उग्रवादी पत्रिका वही अपने जो हिंसक साधन है ना, उग्र विचार, इनके माध्यम से प्रचार प्रसार शुरू कर दिया। इनमें युगांतर हो गया, वंदे मातरम हो गया, केसरी हो गया, ये स्वतंत्रता हेतु अतिवादी विचारधाराओं का प्रसार कर रहे थे। दूसरा चरण शुरू होता है 20वीं सदी में। इस समय आगे जो भारतीय पत्रकारिता है, इसमें एक नया मोड़ आया, वो था राजनीतिक सुधारवादी नीति का। इन्होंने राजनीतिक सुधारवादी नीति को अपनाया। इसका मतलब क्या है कि पॉलिटिकल तरीके से कैसे सुधार हो, देश में जो चीज़ें चल रही हैं, जो शोषणकारी नीतियाँ चल रही हैं, उनमें धीरे धीरे सुधार करना। तो 20वीं सदी में पत्रकारिता में ये परिवर्तन देखा गया। विभिन्न आधुनिक विचारधाराओं वाले समाचार पत्र निकाले जाने लगे, जैसे समाजवादी, साम्यवादी, किसान श्रमिक आंदोलन, उदारवादी, इनसे रिलेटेड समाचार पत्र निकाले जाने लगे। जैसे नवजीवन गांधी जी ने निकाला था, इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू जी ने, कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया, एनी बेसेंट जी ने इन्होंने निकाला था। वही वर्नाक्युलर एक्ट फिर आया, कानून के माध्यम से प्रतिबंध लगाने की प्रयास किया गया, लेकिन फिर भी राष्ट्रीयता की जो भावना है उसको जगने से ये लोग ये कानून नहीं रोक पाए। ठीक, तो ये हो गया भारतीय पत्रकारिता का विकास, जो कि 2 चरणों में था। 19वीं सदी के में क्या था? शुरू में सामाजिक और धार्मिक सुधार से शुरू हुई है। राजा राम मोहन राय इसको लीड कर रहे थे। उसके 19वीं सदी के अंत आते आते उदारवादी और उग्रवादी दोनों प्रकार की पत्रकारिता देखी गई। उदारवादी में उदारवादी नीतियों का प्रसार कर रहे थे, उग्रवादियों में जो उग्र विचारधारा है उसको। ठीक, 20वीं सदी में क्या था? जो राजनीतिक सुधार थे, है ना, राजनीतिक सुधारवादी नीति को इसमें फॉलो किया गया। ठीक है, तो ये 2 चरणों में हम लोग इसका विकास देख लेते हैं। अगला टॉपिक है व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह अगस्त प्रस्ताव के विरोध में तथा अभिव्यक्ति की अधिकार के समर्थन में गांधी जी के नेतृत्व में शुरू किया गया। कारण क्या थे? अगस्त प्रस्ताव के प्रावधान, जो अगस्त प्रस्ताव था उसमें जो एक प्रावधान था कि जब तक कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं में कोई समझौता नहीं करते आपस में, तब तक कोई संवैधानिक सुधार संभव नहीं है। ठीक है, इन्होंने संवैधानिक सुधार करने की बात इन्होंने इनकार कर दी कि जब तक लीग और कांग्रेस में कोई समझौता नहीं हो जाता। दूसरा, विश्व युद्ध के समय विश्व युद्ध से भारतीयों को अलग रखना था, इसका एक उद्देश्य था। तीसरा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता को बनाए रखने की। उस टाइम हो क्या रहा था, बहुत सारे एक्ट लाए गए थे
उसके माध्यम से कि जो भारतीय पत्रकारिता है ना, उसकी आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जाता, तो उसको उस आवाज़ को दबने से रोकने के लिए ये व्यक्तिगत सत्याग्रह लाया गया। उद्देश्य क्या था? यह प्रदर्शित करना कि राष्ट्रवादियों की धैर्य को उनकी कमजोरी नहीं समझना। मतलब इनका एक उद्देश्य ये था कि ब्रिटिश सरकार जो राष्ट्रवादियों को धैर्य है इसको उसकी कमजोरी ना समझे। जो नाजीवाद और ब्रिटिश उपनिवेशवाद का विरोध, क्योंकि दोनों को ही प्रकृति समान है। इनका क्या उद्देश्य था? जो नाजीवाद था, है ना, दूसरा ब्रिटिश उपनिवेशवाद, इन दोनों का ही विरोध करना, क्योंकि ये मानते हैं कि दोनों ही की प्रकृति जो है समान है। तीसरा, कांग्रेस की मांगों को मानने के लिए सरकार को एक और अवसर देना। सरकार को एक और मौका देना था इसका उद्देश्य, कि कांग्रेस की जो मांग है वो सरकार मान ले। चौथा, जन आंदोलन, कोई भी जन आंदोलन था उसको अहिंसक बनाए रखना, तो ये इसके उद्देश्य हो गए। 17 अक्टूबर 1940 को पहले जो सत्याग्रही बनाए गए विनोबा भावे जी को, दूसरा नेहरू जी को, तीसरा ब्रह्मदत्त, है ना, ये व्यक्तिगत सत्याग्रही बनाए गए। साथ ही इन्होंने कहा कि अगर यदि सरकार उन्हें हिरासत में नहीं लेती है तो ये सत्याग्रही जो है दिल्ली की ओर कूच करेंगे। इस कारण इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी बोला जाता है। महत्व इसके पीछे देख लेते हैं। इससे स्वतंत्रता के लिए भारत में जो भारत के संघर्ष है उसके पीछे की मानसिकता को दर्शाने में इसका काफ़ी योगदान है, कि जो भारत की स्वतंत्रता जो आंदोलन चल रहा है इसके पीछे हमारी मानसिकता क्या है ना, सत्य अहिंसा वाली, सत्य अहिंसा के आधार पर पूर्ण स्वराज, ये इस व्यक्तिगत सत्याग्रह के माध्यम से प्रदर्शित हुई। सम्मानपूर्वक शांतिपूर्वक रूप से पूर्ण स्वतंत्रता की प्रतिबद्धता को सिद्ध किया इस आंदोलन ने, है ना। यह भावना का भी संचार किया कि हम अपने भाग्य के स्वयं निर्माता हैं और स्वतंत्रता के लिए बड़े से बड़े संघर्ष से पीछे भी नहीं हट सकते हैं। इस आंदोलन का महत्व ये चीज़ दर्शाना था। मूल्यांकन परिणाम, इसका तो काफ़ी सीमित भागीदारी थी, है ना। इस कारण पर्याप्त जो परिणाम थे वो प्राप्त नहीं हुए, लेकिन सरकार विवश हो गई। सरकार ने क्या इसके उसमें क्रिप्स आंदोलन, जो क्रिप्स प्रस्ताव है उसको पेश किया। ठीक है, तो ये हो गया व्यक्तिगत सत्याग्रह। अगला टॉपिक है मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स। इसकी पृष्ठभूमि देखें, 2006 में आगा खां के नेतृत्व में शिमला प्रतिनिधि मंडल मिंटो से मिलने गए, है ना, जहाँ पर इनसे क्या कहा, पृथक निर्वाचक मंडल की जो व्यवस्था है इसकी मांग इन्होंने करी। इसी के एवज में ये मार्ले मिंटो सुधार आया। इसकी विशेषता क्या थी? इसमें स्वशासन के तत्व दिखाई देते हैं, जैसे अप्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान इसमें नहीं था। बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया, प्रश्न करने, पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया, कुछ विषयों पर मतदान करने का भी अधिकार दिया। ये इसकी सकारात्मक विशेषताएं थी। नकारात्मक इसकी विशेषताएं क्या थी? इसमें पृथक निर्वाचक मंडल मुस्लिमों के लिए उसका प्रावधान था, जिसने भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया। ठीक है, इसलिए मिंटो को सांप्रदायिक मतदाताओं का पिता भी कहा जाता है ना। भारतीयों को सीमित प्रतिनिधित्व इसमें प्रदान हुआ। वायसराय और राज्य परिषद है, वायसराय की जो परिषद थी, काउंसिल, वायसराय की जो काउंसिल थी, और स्टेट काउंसिल, इसमें भारतीयों को सीमित प्रतिनिधित्व प्रदान किया। हालांकि केवल एक मात्र ही इसमें वायसराय की समिति में थे सत्येंद्र सिन्हा। सीमित मताधिकार का भी इसमें प्रावधान किया गया था। तो ये मार्ले मिंटो सुधार हो गए। इसका मूल्यांकन करें तो देखा जाए तो राजनीतिक समस्या को कोई जो भी समस्याएं थी, राजनीतिक मांग या राजनीतिक समस्या, इनका कोई समाधान नहीं था राजनीतिक समस्याओं का। सांप्रदायिकता को इसने बढ़ाया, सरकार की कोई जवाबदेही नहीं थी। इसलिए के.एम. मुंशी ने इसकी आलोचना करते हुए इसको क्या, उभरते हुए प्रजातंत्र की हत्या करने वाला इसको मार्ले मिंटो जो सुधार है इसको उभरते प्रजातंत्र की हत्या करने वाला इन्होंने सुधार बोला। ठीक है, तो ये हो गया मार्ले मिंटो रिफॉर्म। नेक्स्ट है 1919 का जो रिफॉर्म, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड वाला। तो 1918 में इसकी घोषणा कर दी गई थी। इसका भारत शासन अधिनियम 1919 भी इसको कहते हैं। केंद्र में पहली बार द्विसदनात्मक व्यवस्था लाई गई, प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली लाई गई। ठीक है, जो प्रांतीय विषय थे उनको दो भागों में डिवाइड किया गया, आरक्षित और हस्तांतरित। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार करके सिखों, मार्ले मिंटो रिफॉर्म में मुस्लिमों तक था, अब इसमें कर दिया सिखों, यूरोपियंस, एंग्लो इंडियंस इत्यादि को इसमें शामिल कर दिया गया। ठीक,
महिलाओं को वोटिंग का अधिकार दिया गया। विधानमंडल के जो सदस्य हैं उनको बजट अस्वीकार करने का अधिकार दिया गया। सदस्यों को पूरक प्रश्न, अनुपूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया। वॉयसरॉय को वीटो का अधिकार दिया गया। ठीक, अब ये वीटो का अधिकार दे दिया तो इन दोनों का कोई मतलब ही नहीं रहा, चाहे तुम प्रश्न पूछो मत पूछो, बजट को स्वीकार करो या अस्वीकार करो। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों का अनुपात 3 से बढ़ाकर 8 कर दिया गया। 10 वर्ष बाद इस जो एक्ट है 1919 का एक्ट, इसकी समीक्षा के लिए साइमन कमीशन के भी एक कमीशन की बात की गई। ठीक, कमियां देख लेते हैं। सीमित मताधिकार की बात है। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में कि जो सलाही केवल सलाहकारी थी, बाध्यकारी तो थी नहीं वायसराय पे, है ना, वो उस पर भी वो वीटो कर देता था। ठीक है, विषयों का जो विभाजित किया गया काफ़ी अव्यवहारिक था। प्रांतों को कम शक्तियाँ दी गई। अंत में कांग्रेस जो गवर्नर जनरल यानी वायसराय है वायसराय का ही निर्णय जो था वही सर्वोपरि माना गया। क्यों? क्योंकि भैया उसको वीटो की पावर दी थी। प्रतिक्रिया आई, कांग्रेस ने इसको निराशाजनक बताया। गांधी जी ने कहा भारत से अधिक धन चूसने तथा दासता को बढ़ाने वाला ये सुधार है ना, ये एक्ट जो है राजनीतिक मांगों जैसे स्वशासन को पूरा नहीं करता है। लीग व कांग्रेस ने विधान परिषद में एकजुट होकर इस एक्ट का विरोध किया, है ना। फिर भी भारत में संवैधानिक विकास में इसकी जो भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे जो भी संवैधानिक सुधारों की दिशा में एक ये काफ़ी महत्वपूर्ण इसने भूमिका निभाई। तो ये गया 1919 का एक्ट। अगला है 1935 का अधिनियम। तो साइमन कमीशन की नियुक्ति के साथ ही भारत में संवैधानिक तथा राजनीतिक घटनाक्रमों का दौर चला। उसी का परिणाम था 1935 का एक्ट, है ना। ब्रिटिश सरकार का सबसे बड़ा, अब तक का सबसे बड़ा ये एक्ट था। प्रावधान इसके अगर देखें तो बात करें तो संघीय सरकार की इसमें बात की गई थी, है ना। केंद्रीय स्तर पर द्वैत शासन की बात की गई और प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन को समाप्त कर द्विसदनात्मक व्यवस्था लाई गई। विषयों जो भी विषय थे उनको 3 श्रेणियों में डिवाइड किया गया। संघीय विषय, प्रांतीय विषय और समवर्ती विषय। संघीय विषय पुनः दो भागों में डिवाइड थे, आरक्षित विषय और हस्तांतरित। ठीक है, फेडरल कोर्ट की बात की गई यानी संघीय न्यायालय, लेकिन इसके खिलाफ जो सुनवाई थी वो प्रीवी काउंसिल में अंतिम सुनवाई होती थी। संघीय लोक सेवा आयोग, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की इसमें बात की गई। आरबीआई की स्थापना की बात की गई। बर्मा और अदन को ब्रिटिश साम्राज्य से अलग कर दिया गया। ठीक है, और सिंध और उड़ीसा 2 नए राज्य बनकर आए। भारतीय सचिव के जो परिषद है उसको इसमें समाप्त कर दिया गया। अगर इस एक्ट का मूल्यांकन करें तो कांग्रेस ने इसको, वही जाहिर सी बात है, इसको क्रिटिसाइज ही करेंगे, निराशाजनक बताया। पृथक निर्वाचन मंडल की इसमें व्यवस्था पहले से जो मौजूद थी, चली आ रही थी, उससे देश में सांप्रदायिकता को और बढ़ावा मिला। गवर्नर जनरल यानी वायसरॉय के पास जो विशेषाधिकार थे, उस विशेषाधिकार बेसिकली जो वीटो था, तो कितना भी सुधार कर लो वो तो वीटो लिया आ रहा था, तो इन सुधारों को कोई मतलब रह नहीं जा रहा था। ठीक है, इसी कारण नेहरू जी ने इसको क्या बोला, अनेक ब्रेक वाली बिना इंजन की रेल इसको बोल दिया। फिर भी उत्तरदायी सरकार स्वशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था, जिसने स्वतंत्रता के पश्चात भारत के संविधान निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसलिए से आधुनिक भारत का मैग्ना कार्टा भी इसको कहा जाता है। तो ये हो गया 1935 का एक्ट। अगला एक छोटा सा टॉपिक है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में रविन्द्रनाथ टैगोर जी की भूमिका। तो 1861 में बंगाल प्रेसिडेंट के कलकत्ता में इनका जन्म हुआ। राजनीतिज्ञ, कवि, संगीतकार, मल्टी डायमेंशनल, है ना, काफ़ी वर्सटाइल पर्सनैलिटी थे ये। ठीक है, तो इनका अब देख लेते हैं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में क्या इनका भूमिका रही। गांधी जी के मित्र थे, लेकिन मानवता और राष्ट्रवाद को लेकर गांधी से, है ना, काफ़ी इनके वैज्ञानिक मतभेद थे। क्योंकि गांधी जी बात करते थे मानवतावाद की, और जबकि ये पक्षधर थे किसके, राष्ट्रवाद के, टैगोर जी। जो बंगाल विभाजन था, इसके दौरान इन्होंने राखी दिवस इंट्रोड्यूस किया, है ना। यूरोपीय उपनिवेशवाद की इन्होंने आलोचना की। भारतीय राष्ट्रवाद को इन्होंने काफ़ी समर्थन किया। जनता से आह्वान किया कि बौद्धिक विकास तथा तर्कबुद्धि का विकास करें अपने भीतर वो। ठीक है, साथ ही स्वतंत्रता आंदोलन के समर्थन में कई गीत इन्होंने लिखे, जैसे वंदे मातरम इत्यादि इन्होंने लिखा। जलियांवाला कांड जो हुआ था, उन्होंने उसमें क्या करा, नाइट की जो उपाधि थी उसको वापस कर दी। ठीक है,
तो ये इनका रविन्द्रनाथ टैगोर जी का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान था। आधुनिक वास्तु, अगला टॉपिक है आधुनिक वास्तुकार के रूप में जवाहरलाल नेहरू की भूमिका। तो ये पोस्ट इंडिपेंडेंस से भी ये टॉपिक जुड़ जाता है और मॉडर्न हिस्ट्री में भी पूछा जा सकता है। तो जैसा कि हम जानते हैं भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे हैं और आधुनिक भारत के निर्माण में इनकी काफ़ी भूमिका रही है। ठीक है, कई क्षेत्रों में इन्होंने बहुत सारे सुधारों की नींव रखी। ठीक है, इसलिए आज़ादी के बाद से लेकर 1964 तक का जो समय है उसको नेहरू युग बोला जाता है। राजनीति, अब इनके सुधार देख लेते हैं क्या क्या इन्होंने प्रयास किए राजनीतिक क्षेत्र में। तो ये मानवतावादी आधुनिकतावादी चिंतन शैली है ना कि काफ़ी समर्थक थे। साथ ही समाजवाद, फेबियन समाजवाद, इसका भी काफ़ी समर्थन करते थे। स्वतंत्र भारत में धर्मनिरपेक्षता, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, लोकतांत्रिक मूल्यों में के विकास में भारत में विकास में इन मूल्यों की भारत के विकास में तथा भारत के निर्माण में जो नींव रखी, इन मूल्यों की किन्होंने रखी? जवाहरलाल नेहरू जी ने ही रखी। भाषाई आधार पर राष्ट्रों के गठन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जेवीपी जो आयोग था, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, इनका एक आयोग बना था। इन्होंने भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की बात करी। बहुदलीय लोकतंत्र के काफ़ी समर्थक थे, इसलिए इन्होंने समाजवादी पार्टी हो गई, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो गई, चाहे आरएसएस हो गई, इन सब के विकास में उनको विकसित होने का काफ़ी मौका दिया उन्होंने, है ना। संघीय ढांचे और राज्यों की स्वायत्ता पर काफ़ी समर्थक थे इसके। आर्थिक विकास में देखें तो पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से तीव्र आर्थिक विकास की बात करते हैं। ठीक, जैसे कृषि उत्पादन में वृद्धि, भारी उद्योगों, बहुउद्देशीय परियोजनाएं जैसे भाखड़ा नांगल बांध, है ना, गरीबी कम करने, इन सबसे संबंधित योजनाओं की इन्होंने नींव रखी। विज्ञान तकनीकी के विकास में इनका काफ़ी बड़ा योगदान था। 1958 में पहली विज्ञान नीति आई और विज्ञान नीति लेकर इससे देश भर में प्रयोगशालाओं की स्थापना की गई। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR का गठन किया गया। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई। इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च की भी स्थापना इन्हीं के टाइम में हुई। सामाजिक क्षेत्र में इनका काफ़ी बड़ा योगदान है। सभी वर्गों को समान अधिकार दिलाने के लिए इन्होंने काफ़ी प्रयास किया। जैसे हिंदू कोड बिल लेकर आए 1950 में, अस्पृश्यता विरोधी अधिनियम 1955 का। शिक्षा के क्षेत्र में IIT, IIM, एम्स की स्थापना की इनकी, और शिक्षा को लेकर इनकी प्रेरणा से लेकर बाद में 1964 के आसपास JNU की भी स्थापना की गई। ठीक है, साहित्य और कला में भी इन्होंने काफ़ी योगदान दिया। साहित्य अकादमी की स्थापना करी गई इनके समय में। ललित कला अकादमी की स्थापना की गई। विदेश नीति के बारे में देख लेते हैं तो जो NAM है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन, इसका इन्होंने नेतृत्व किया। चाइना के साथ अच्छे संबंध पर इन्होंने महत्व दिया। उसके संदर्भ में पंचशील की नीति लेके आए। पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता इन्होंने किया। भारत नेपाल मित्रता संधि इनके टाइम में बनी। ठीक है, ग्रामीण विकास की अगर बात करें तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1950 में शुरू किया गया और पंचायती राज व्यवस्था ये अपने कार्यकाल में लेके आए। मूल्यांकन, अगर इनके जो योगदान की बात करें तो इनकी जो नीतियाँ थी देखी जाए तो आदर्शवादी और अंतर्राष्ट्रीयवाद से काफ़ी प्रभावित थी। यही कारण थी इन्होंने क्या करा, जो सैन्य क्षमता के विकास पर काफ़ी कम दिया, काफ़ी बल इन्होंने काफ़ी कम दिया उसमें, है ना, काफ़ी महत्व बहुत कम दिया। इसका परिणाम क्या हुआ, भारत चीन का युद्ध हमें देखना पड़ा। जम्मू कश्मीर का इन्होंने जम्मू कश्मीर का जो मुद्दा था इसको ये UN में ले गए, जो कि एक बहुत बड़ी गलती थी। इससे हमारे जम्मू कश्मीर का जो मुद्दा अंतर्राष्ट्रीयकरण उसका हो गया। ये इनकी नीतियों की बहुत बड़ी गलती थी। फॉरवर्ड पॉलिसी इन्होंने जो अपनाई थी, जो कि भारत चीन युद्ध का एक प्रमुख कारण बन गया। अक्साई चीन भी हमारा देश से लगभग चला गया, जो भी आज भी विवाद का विषय है। ठीक है, आलोचनाओं के बावजूद आधुनिक भारत के निर्माण में इन्होंने नींव रखी। यही कारण है कि दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई आज भी हमारी अर्थव्यवस्था है, दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बन पाई, क्योंकि इन्होंने जो बेस रखा है ना, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन हमारे देश की इन्होंने रखी। अगला जो टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है ये, अगला टॉपिक है कि भारत में जो द्विराष्ट्र सिद्धांत है ना, 2 नेशन थ्योरी, ये किन कारणों से आया? क्या अगर ये नहीं आता तो क्या भारत के विभाजन को टाला जा सकता था? ये इसमें देख लेते हैं इस टॉपिक में। तो द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है?
एक प्रकार से ये धार्मिक राष्ट्रवाद से संबंधित विचारधारा है जो दो धार्मिक संप्रदायों के लिए अलग अलग मातृभूमि की वकालत करता है। ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है। जो ब्रिटिश भारत था उसमें भारतीय जो कट्टरवादी हिंदू मुस्लिम थे वो इस द्विराष्ट्र सिद्धांत की टू नेशन थ्योरी की वकालत करते थे। परिणाम क्या हुआ? 3 जून 1947 को हमारा जो दो देशों में डिवाइड हो गया, भारत और पाकिस्तान में डिवाइड। कारण यही वो टू नेशन थ्योरी। इसके जनक कौन बोले जाते हैं टू नेशन थ्योरी के? सर सैयद अहमद खान को बोला जाता है, जिन्ना ने इसका काफ़ी समर्थन किया। बहुत सारे जो हिंदू राष्ट्रवादी थे उन्होंने भी काफ़ी इसका समर्थन किया, जैसे आरएसएस थी, है ना, इन्होंने इसका समर्थन किया था टू नेशन थ्योरी का। ठीक है। तो ये इसके टू नेशन थ्योरी की एक छोटी सी भूमिका हो गई। अब इसके उदय के कारण देख लेते हैं। तो उदय के कारण जो मैंने तो खाली ऐसे लिख दिया, अगर इसको थोड़ा सा और ऑर्गेनाइज किया जाए तो हम 4 पार्टों में इसके कारण देख सकते हैं। एक तो ब्रिटिश नीतियाँ, ब्रिटिश सरकार की जो भी नीतियाँ थी। दूसरा कांग्रेस की भूमिका, लीग की भूमिका क्या थी। फिर लास्ट में उग्र राष्ट्रवाद, इसकी क्या भूमिका थी। तो ब्रिटिश की जो भी नीतियाँ थी, खास करके जैसे 1857 के बाद तुष्टीकरण की नीति आई। पहले हिंदू को तुष्ट किया गया, उसके बाद में 1870 के बाद मुस्लिमों को तुष्ट करने की भूमिका इनकी आ गई। ठीक है। बंग भंग हो गया, ये भी सांप्रदायिकता के आधार पर किया गया। सांप्रदायिक पंचायत हो गया, 1909 का एक्ट हो गया। ये सब क्या थी? ब्रिटिश सरकार की नीतियाँ थी जो कहीं ना कहीं भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रही थी। कहीं ना कहीं अल्टीमेटली ये शो कर रही थी कि हिंदू और मुस्लिम साथ नहीं रह सकते। ये इस थॉट को इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही थी ब्रिटिश नीतियाँ कि हिंदू और मुस्लिम साथ नहीं रह सकते, इनके लिए अलग अलग मुल्क चाहिए। ठीक। कांग्रेस की भूमिका दें तो कांग्रेस की काफ़ी भूमिका ऐसी रही थी कि ये टू नेशन की थ्योरी है, ये उभर कर आई। जैसे कांग्रेस में जो वर्चस्व ना, रूढ़िवादी सवर्णों का वर्चस्व था, जो क्या करते थे, मुस्लिम्स को ज़्यादा भाव नहीं देते थे। ठीक है। हिंदू मुस्लिम एकता को भी बनाए रखने में इनकी विफलता रही। लीग से इनके काफ़ी ज़्यादा मतभेद थे। और सबसे बड़ी बात, जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था ना, जो लखनऊ समझौता हुआ था, इन्होंने सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था को इसमें स्वीकार कर लिया, जो कि बहुत बड़ी गलती थी। ठीक। ये हो गया इनका। लीग की भूमिका, लीग का गठन ही सांप्रदायिकता के आधार पर किया गया था, है ना, ताकि एक नया नेशन बनाया जा सके। ठीक है। तो चाहे इसके जो लीग के फाउंडर थे, आगा सलीमुल्लाह हो गए। ठीक है। दूसरा, पाकिस्तान की मांग जो आई थी, सर रहमत अली ख़ान, जो पाकिस्तान की इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था पहली बार। ठीक। जिन्ना की पॉलिसीज़, है ना। तो ये सारी लीग की जो कार्य प्रणाली थी वो टू नेशन की थ्योरी की ओर भारत को लेके जा रही थी। तीसरा, उग्र राष्ट्रवाद जैसे तिलक जी द्वारा शिवाजी महोत्सव, है ना, गणेश महोत्सव को मनाया जाना, भारत माता का कॉन्सेप्ट। ठीक है। अकबर हो गया, चाहे टीपू सुल्तान हो गए, इनको विदेशी आक्रांता बताना, शिवाजी और राणा प्रताप को, है ना, मतलब एक प्रकार से इनका महिमा मंडन करना। मतलब एक पक्षीय चीज़ें चल रही थी, खाली हिंदूज़म को ग्लोरीफाई, जो हिंदू प्राचीन भारत था, हिंदू उस टाइम जब सिर्फ हिंदू हुआ करते थे भारत में, उसको ग्लोरीफाई इसमें करने की कोशिश की जा रही थी। मुस्लिम्स भी, जिन्ना भी कम नहीं थे। इन्होंने इसी टाइम नारा देना शुरू कर दिया था कि इस्लाम खतरे में है। तो इस तरह की ये हिंदू और मुसलमान की जो कट्टरवादी हिंदू और मुस्लिम्स थे, इनकी जो पॉलिसीज़ थी, इनके जो कार्य प्रणाली थी, वो टू नेशन थ्योरी की ओर लेके जा रही थी। ठीक है। तो इन कारणों से हमारे देश में जो टू नेशन थ्योरी है उसका उदय हुआ। ठीक। अब अगला क्वेश्चन ये आता, क्या ये विभाजन टाला जा सकता था? तो अब ये इतने सारे ऊपर जो हमने कारण देखे, इससे हिंदू और मुसलमानों में काफ़ी दरार आ गई थी, इनके बीच में काफ़ी मतभेद उत्पन्न होने शुरू हो गए। दूसरे, ये राजनेता लोग मतभेद उत्पन्न कर रहे थे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम जो भारतीय आम जनता थे ना, आम जनता के दिलों में भी तो नफरत थी एक दूसरे के प्रति। अगर हमारे दिलों में एक दूसरे के प्रति नफरत नहीं होती तो शायद क्या ये राजनेता उस टाइम
जब भारत आज़ाद नहीं था हमारे बीच में किसी प्रकार की नफ़रत बो पाते? शायद नहीं बो पाते। तो मतलब यही है कि हम जो आम भारतीय थे, हमारे दिलों की ही नफ़रतें कहीं ना कहीं उन नफ़रतों का रिप्रेजेंटेशन ये राजनीतिक दल कर रहे थे। ठीक है, और ये राजनीतिक दल क्या कर रहे थे, अपनी जो हठ धर्मिता है ना, अपने अपनी जो मानसिकता है उसको और बढ़ावा दे रहे थे। जबकि अगर ये लोग चाहते, अगर आम जनता ही चाह लेती कि नहीं, हम हिंदू और मुस्लिम भाई भाई हैं और हम किसी की बात नहीं मान रहे, ठीक है, तो इन राजनीतिक पॉलिटिशियंस को झुकना ही पड़ता है, इन पॉलिटिशियंस को झुकना पड़ता। आज भी यही चल रहा है। हमारा देश हिंदू मुस्लिम के नाम पर डिवाइड चल रहा है। एक बहुत बड़ी डिवाइड जो लाइन है वो खिंच गई है। जबकि रहना हम दोनों को इस देश में है। ना हिंदू कम है ना मुसलमान कम है, दोनों के दिलों में कहीं ना कहीं नफ़रतें छुपी हुई हैं। उसी को रिप्रेजेंट कर रही हैं आज की पॉलिटिकल पार्टियां, उसको हवा दे रही हैं। तो हम ना तो स्वतंत्रता से पहले एक रहने के मतलब हमारे जो जो मन था, हम दिल से कभी चाहे नहीं थे एक दूसरे को रहने के लिए कि हम एक दूसरे के साथ रहें, ना ही आज चाह रहे हैं। तो जब जनता ही नहीं चाह रही तो पॉलिटिशियन कैसे एक होने देंगे, है ना। बाकी के जो कारण ऊपर हमने देखे ही थे। तो ये तो तय था कि जिस हिसाब से हिंदू और मुसलमानों में विवाद बढ़ रहा है, तो भारत का विभाजन तो टाला नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी कुछ प्रयास किए जा सकते थे जो कि नहीं किए गए भारत के विभाजन को टालने के लिए। जैसे सांप्रदायिक निर्वाचन जो प्रणाली थी उसका विरोध सामूहिक रूप से करना था, हिंदुओं को भी और मुस्लिम्स को भी। अगर ये जनता करती तो शायद नहीं हो पाता। ठीक है, प्राचीन गौरव, जो हमारे प्राचीन भारत का जो गौरवशाली इतिहास है हमारा, उसका जो वर्णन एक तरफा किया है, अगर इसकी जगह हम मिली जुली संस्कृति या हमारी जो गंगा जामुनी की संस्कृति है, जो मुस्लिम्स के आने के बाद एक कंपोजिट कल्चर जो हमने डेवलप किया, अगर हम उसका महिमा मंडन करते तो शायद ये नौबत नहीं आती। ठीक है, राष्ट्रवादी जो थे, चाहे वो मुस्लिम्स हो गए, है ना, चाहे हिंदू हो गए, अगर ये थोड़ा संयम भी से काम लेते तो शायद इतनी नफ़रतें नहीं बढ़ती। जिन्ना को नेतृत्व की बात की गई थी, अगर उसके नेतृत्व को स्वीकार कर लिया गया होता, जो कांग्रेस के अंदर जो रूढ़िवादी स्वर्ण वर्ग था, ये अगर कांग्रेस को, जिन्ना को या मुस्लिम को एक्सेप्ट कर ले तो शायद ये चीज़ नहीं होती। ठीक है, हिंदू मुस्लिम एकता पर कभी बल दिया ही नहीं गया। जो हमारे बीच की जो नफ़रतें थी, है ना, हमारे मन में एक दूसरे के प्रति जो घृणा थी, है ना, उसको एक दूसरे को और बढ़ाया गया। ठीक है, और सांप्रदायिक शक्तियाँ, चाहे राजनीतिज्ञों, चाहे कोई भी फोर्सेस हों, उनके खिलाफ कोई भी व्यापक प्रतिरोध हमारे देश में नहीं देखने को मिला, ना ही जनता के स्तर पर। पॉलिटिशियन तो क्या ही करते हैं, और अंग्रेज़ों से तो कोई उम्मीद थी नहीं, वो तो इस इंतजार में थे भाई आपस में लड़ो। ठीक है, तो अगर हम ये सब पॉलिसी अगर हम शुरू से लेकर चलते और उन सब में सबसे बड़ी पॉलिसी हम आम जनता को लेकर चलनी थी। आम जनता, अगर हमारे मन में ये बात बैठी होती कि हम हिंदू और मुस्लिम भाई भाई हैं और हम साथ रहेंगे, तो कोई माई का लाल हम लोगों को अलग नहीं करा सकता। लेकिन ये सब कहने की बातें थी, नहीं हो पाई। हम एक दूसरे ने डिसाइड ही कर लिया था कि हम साथ नहीं रह सकते। ठीक है, इस कारण हमारे देश का विभाजन हुआ और हजारों लाखों लोग, जो सांप्रदायिक हिंसा है उसकी आग में धकेल दिया गया उन लोगों को। ठीक है, और उसके बावजूद भी ख़त्म नहीं हुई। आज भी देखो, हमारे देश में सांप्रदायिकता के आधार पर पूरा देश डिवाइड हो चुका है। चाहे वो हिंदू वर्सेस मुस्लिम हो, हिंदू वर्सेस क्रिश्चियन हो, कोई भी ले लो, है ना। मणिपुर में देख लो, मणिपुर में क्या हो रहा है, पूरा इशू हिंदू वर्सेस क्रिश्चियन कर दिया गया है। ठीक है, तो खैर ये टॉपिक हमारा ख़त्म हुआ। इसमें क्या था कि टू नेशन जो थ्योरी थी उसके बारे में पढ़ा, उसके कारण क्या थे, साथ ही क्या भारत के विभाजन को टाला जा सकता था। ठीक, तो काफ़ी लंबा वीडियो हो गया। इस वीडियो में बस इतना ही। पूरी हिस्ट्री लगभग जितने भी मैंने टॉपिक करे थे, जो भी एक दो एक्ट रह गए होंगे, है ना, जैसे कौन सा कैबिनेट मिशन, है ना, कैबिनेट मिशन हो गया, और क्रिप्स हो गया, है ना, माउंट बेटन प्लान हो गया। ये 2-3 टॉपिक रह गए, ये शायद खुद अपने आप भी करे जा सकते हैं, फैक्चुअल टॉपिक हैं। बाकी जितने पूरी जो मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन हो सकते थे वो मैंने सारे इसमें आज कंप्लीट कर दिए। आगे जब हम पढ़ेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री, है ना। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।